चलिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है। नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ताना झील से। ताना झील से। नीली नील नदी अफ्रीकी देश इथोपिया में स्थित ताना झील से निकलती है। नीली झील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। यह आगे चलकर खार्तूम सूडान में सफ़ेद नदी से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी, नीली नील नदी और सफ़ेद नील नदी से मिलकर नील नदी का निर्माण हुआ है। नीली नील नदी इथोपिया से और सूडान खार्तूम से सफ़ेद नील नदी, ये दोनों मिल करके नील नदी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। निम्न सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। पश्चिम से पूर्व यानी इस क्रम में पश्चिम से पूर्व, ये आपका पश्चिम हुआ और ये आपका पूर्व हुआ। तो यहाँ पे पहले पे आएगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरब सागर अपने देश के पास आ जाइए। ये दे रखा हुआ है क्रम। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। सागरों की स्थिति इस प्रकार है। भूमध्य सागर यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनाटोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। काला सागर यूरोप एवं पश्चिम एशिया के मध्य यह सागर यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रूस से घिरा हुआ है। यह एक महाद्वीपीय समुद्र है। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के मध्य स्थित है। कैस्पियन की तटरेखा को अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान द्वारा किया जाता है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर रूस में स्थित है। अरल सागर रूस में स्थित है। इस सागर से जुड़े हुए देश हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यह मध्य एशिया में स्थित है। अगला है लीना नदी आर्कटिक सागर। ये नदियां हैं और प्रवाहित होती हैं लीना आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर आमूर प्रशांत सागर में। आमूर ये रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में। टिग्रिस फारस की खाड़ी में। माही अरब सागर में। लीना रूस में है, आर्कटिक सागर में। आमूर रूस और चीन में सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर में है। टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक, फारस की खाड़ी में। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरती है और अरब सागर में जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहीं पर करीबा झील भी है। करीबा बांध यहीं पर करीबा झील भी है। अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। आस्वान बांध मिस्र में नील नदी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। सन्नार बांध नीली नील नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है। पोत निर्माण केंद्र और राज्य। तो ये पोत निर्माण केंद्र दे रखे हैं और ये किस राज्य में है, अमेरिका के किस राज्य में है ये बताना है, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये इसमें टिक करना है। तो ह्यूस्टन आपके यूएसए के टेक्सास राज्य में है। टेक्सास ह्यूस्टन, यहीं पे प्रोग्राम हुआ था आपका हाउडी मोदी यहीं पे हुआ था ह्यूस्टन में। तो ये अब टेक्सास में है। स्पैरोज पॉइंट है मैरीलैंड में। मैरीलैंड राज्य है इनका। न्यू ऑर्लियंस ये है लुइजियाना में। न्यू ऑर्लियंस ये है लुइजियाना में। कैमडेन है आपका न्यू जर्सी में। ये फ्लोरिडा में नहीं है, न्यू जर्सी में है। तो ह्यूस्टन टेक्सास में, सैप्रोज पॉइंट ये है मैरीलैंड में, न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना में, कैमडेन न्यू जर्सी में। ये दे रखे हैं पोत निर्माण केंद्र ह्यूस्टन, सैप्रोज पॉइंट, न्यू ऑर्लियंस, कैमडेन। अगला क्वेश्चन व्याख्या में है। ह्यूस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना प्रांत में स्थित है, जबकि
कैमडेन न्यू जर्सी में स्थित है, ना कि फ्लोरिडा में। क्वेश्चन नंबर 43 है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रम परिवर्तन को कहते हैं। जननांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहा जाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसके 4 चरण हैं। पहला है प्रथम चरण, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर के कारण प्रथम चरण। द्वितीय चरण है उच्च जन्म दर मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी। यहाँ पे पहले में स्थिरता रहेगी, दूसरे में तीव्र वृद्धि होगी, तीसरे में इस तृतीय चरण को कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आएगी, जनसंख्या स्थिरता की ओर गमन करेगी। चौथा है चतुर्थ चरण। इस चरण में जनसंख्या स्थिर होती है तथा जनसंख्या औसत आयु ज़्यादा होती है। जनसंख्या की औसत आयु ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 67.68 या कहेंगे 67.7%, 67.7% या 67.68%। ये ज़्यादा इजी रहेगा याद करने में, 67.68%। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी व्याख्या दे रखी है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर है 67.7% या 67.68%, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर है क्रमशः 77.3% है पुरुष, 57.2% है महिला। 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी के संदर्भ में निम्न आंकड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, देश की जनसंख्या में यूपी का जनसंख्या प्रतिशत है 16 ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये 18.5 नहीं है, यही कथन गलत है। बाकी देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है 829, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है 829। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 की दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है 20.23। महिला साक्षरता है 57.18%। व्याख्या में देखिए, 2011 की जनगणना के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार यूपी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, ना कि वहाँ पे जो दे रखा वो गलत है, 16.51%, जबकि यूपी का जनघनत्व 829 है। और वृद्धि दर रही है, 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 20.23%। महिला साक्षरता है 57.18%। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आंसर होगा, बहुत ईजी है, यूपी की। इसमें देखिए, यूपी की पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। बिल्कुल सही। कारण आर दे रखा है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही। बिल्कुल गलत दे रखा है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है जनसंख्या। व्याख्या में आइए, भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। बिल्कुल सही। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न कथन सत्य है, जबकि कारण आर असत्य है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत की जनगणना की जाती है। 1921 के महाविभाजक वर्ष को छोड़कर हमेशा जनसंख्या वृद्धि ही हुई है, अतः कारण आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इन विकल्पों के अनुसार बताना है आपको। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का, ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट करिए। पश्चिम बंगाल का वैसे भी ज़्यादा है, बिहार का भी ज़्यादा है। अब आपका बचेगा यूपी और केरल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 829 है और यहाँ पे शायद 860 है। एक मिनट देखते हैं विकल्प में, व्याख्या में। सही है। जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नवत है। बिहार में है 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और यूपी में 829।
तो आंसर इसमें यूपी सबसे कम विकल्प के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की 2011 की जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। वैसे देखेंगे कुल तो 15वीं है जी, स्वतंत्र भारत की 7वीं। आवर सेंसस आवर भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की गई जनगणना की कालावधि है 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी। इस जनगणना के अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को, जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, निम्न राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो 3 2 4 1, यानी पहले पे गोवा है नगरीकरण के मामले में, ठीक है। फिर दूसरे पे उससे कम है केरल में, फिर उससे कम है तमिलनाडु में, फिर उससे कम है मिजोरम में। अवरोही क्रम का मतलब ही होता है घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये देखिए, गोवा की है 62.2% नगरीकरण जनसंख्या है वहाँ पे, मिजोरम में 52.1%, तमिलनाडु में 48.4% और केरल में 47.7%। एक मिनट, व्याख्या कुछ और कह रही है और विकल्प कुछ और कह रहे हैं। देखिए एक मिनट मिलाइए, केरल 62.2, हाँ सही है। फिर तमिलनाडु, फिर सबसे लास्ट में है केरल, सही है, केरल 1, ठीक। 62 गोवा में, फिर गोवा में 62.2, मिजोरम में 52.1, तमिलनाडु में 48.4, केरल में 47.7। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन ए, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। बिल्कुल सही। कारण आर, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। भारत में 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। प्रश्न में उल्लिखित कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु ए का कारण आर से कोई प्रकरण संबंध नहीं है। वर्तमान में भारत में नगरीकरण लगभग 31% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस की नगरीय समूह नहीं है? तो आंसर होगा उड़ीसा में नहीं है, आपके हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, हरियाणा में नहीं है। व्याख्या में आइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है, जिसमें सर्वाधिक 7 10 लाखीय नगर यूपी और केरल में हैं। उड़ीसा में एक 10 लाखी नगर नहीं है, उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक एक, झारखंड में 3 10 लाखी नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में किसमें दर्शित हुई? तो आंसर होगा डी, बिल्कुल सही बात है। एक है आर्थिक राजधानी, एक है देश की राजधानी, तो दिल्ली और मुंबई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मुंबई व दिल्ली नगरीय युग में दर्शित हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के 4 महानगरों की जनसंख्या अवरोही क्रम इस प्रकार है, पहले पे मुंबई आर्थिक राजधानी, फिर दिल्ली देश की कैपिटल है, मुंबई, दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चौथे पे बेंगलुरु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 17.31%। विश्व की कुल भाग का 2.4% भूभाग भारत के पास है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 17.31% कही है, 17.5 वो एवरेज वही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का आधार नहीं
हो सकता। तो आंसर होगा ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। इसको हटा दिया गया था 1978 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। संघ संघ एक मिनट संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। कारण है इसका, संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री। व्याख्या में आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह कहा गया है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, जबकि अनुच्छेद 75 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये सही है, और मतलब पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुसूचियाँ दे रखी हैं और उसमें क्या दे रखा है। तो अनुसूची 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी हैं, असमिया, बांग्ला और संथाली, डोंगरी, ये सब दे रखी हैं, 22 भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है, विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, वही चीज़ यहाँ रिपीट की गई है, रिवीजन के लिए देख लेते हैं। 7वीं में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं में भाषाएं हैं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया, 10वीं में दल बदल परिवर्तन का पर निर्भरता है, दल बदल परिवर्तन आधार पर निर्भरता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है विकल्प, पंचायत भाग 9 में सही है, बिल्कुल। नगर पालिकाएँ 9 में सही है। सहकारी समितियाँ 9 में सही है। अधिकरण नहीं है, अधिकरण गलत देखा, 10 में नहीं है। व्याख्या में आइए, भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध अधिकरण से नहीं ना होकर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशः भारतीय संविधान में भाग 9 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था एवं भाग 9 के माध्यम से नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जबकि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 9 जोड़कर सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अधिकरण दे रखा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। भाग 10 का अधिकरण से संबंध नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशः भारतीय संविधान में भाग 9 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था, 9 के माध्यम से नगर पालिकाएँ, 9 में पंचायती राज व्यवस्था, 9 में नगर पालिका से संबंधित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है, जबकि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 9 जोड़कर सहकारी समितियों 97-2011 के द्वारा 9 जोड़कर सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के 14 का संबंध अधिकरण से है। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो आंसर होगा 58वां संविधान संशोधन 1987। 58वें संविधान संशोधन 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संविधान द्वारा संविधान के भाग 22 में
संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 397 का को शामिल किया गया, 397 का को शामिल किया गया। ओके, थैंक यू।